हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स की जो सेकंड चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा दो पार्ट में आराम से खत्म हो गया और ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इसका नाम कुछ क्या करके है, नाम से क्या है, प्राइस पजल। मतलब कुछ प्राइस के बारे में समझेंगे इसमें कुछ मेन टॉपिक्स है। 3 टॉपिक्स है मेन। अगर हम थोड़ा सा ऊपर वाइज देखें, ओवरव्यू के अकॉर्डिंग देखें तो मेजरली 3 टॉपिक्स हैं। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या है, और हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, बस ये 3। तो आज हम डिमांड सप्लाई कर लेंगे और कल आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल आपकी पूरी इकोनॉमिक्स क्लास 9 की खत्म। ठीक, इसके बाद फिर जियोग्राफी भी उड़ाएंगे, फिर पॉलिटिक्स, फिर हिस्ट्री। ठीक है, करीबन 15 तक आते आते सब सिस्टम 15 मतलब 20 उसको जाते आते खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। लगभग पूरा नहीं, मतलब अगर थोड़ा डिटेल जाएंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर यूनिट टेस्ट हिसाब से देखेंगे तो और जल्दी होने का प्रयास करेंगे, मतलब जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्ट के बाद फिर थोड़ा आपको जो डिटेल पार्ट आपका बचा रहेगा उसको देते रहेंगे और करते रहेगा उसको। ठीक है, और बीच में यूनिट टेस्ट आएगा तो उसमें हम 15 मिनट का वीडियो काट के आपको दे देंगे। आप इसे तुरंत रिकैप कर सकते हैं, ऐसी इसको फुल लेक्चर ही आप देख सकते हैं। फुल लेक्चर भी देख लोगे तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो माइक ऊपर कर लें, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, आज से ये सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है द प्राइस पजल। उसके बाद ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। पार्ट फर्स्ट का मतलब लेक्चर फर्स्ट है। और जो हम आज डिस्कस किया जाएगा जो थ्योरी, उसके बारे में बता दूं तो हमारा आज डिमांड और ये नहीं आज करेंगे, डिमांड और सप्लाई करेंगे। ये जो हमारा रोल ऑफ इकोनॉमी है ये जाएगा पार्ट 2 में। इसका भी कारण है, अगर पार्ट 2 में नहीं ले जाऊंगा तो लेक्चर हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तुम्हारा डिमांड सप्लाई करने में देखो कितना हो गया, 2 मिनट तो ऐसा ही हो गया, समझ रहे हो। तो जल्दी से जल्दी खत्म करना, क्योंकि कम समय का लेक्चर होता है तो थोड़ा सा सही भी लगता है कि हाँ इतने समय में फटाक से लेक्चर खत्म हो गया। अब 1 घंटे का लगा तो कंटिन्यू देखते रहो 1 घंटा, उसी में नींद भी आ जाती है कुछ लोगों को लेक्चर देखते समय, तो भी दिक्कत है। इसीलिए कम से कम ही टाइम ड्यूरेशन रहेगा तो सही रहेगा। चालू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले डिमांड शुरू करेंगे, पहले सप्लाई शुरू करेंगे, ये बताओ। अगर डिमांड से भी कहो, देखो डिमांड और सप्लाई ये दोनों लगभग इंटर रिलेटेड हैं। डिमांड समझ जाओगे तो सप्लाई अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक सब है, उसी से रिलेटेड सब है। एक समझोगे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा, जैसे कहीं मार्केट डिमांड लिखा तो वहाँ मार्केट सप्लाई हो जाएगा, एक इंडिविजुअल सप्लाई लिखा तो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा, बस हल्का डिफरेंस रहेगा। तो शुरू करते हैं, हम डिमांड से ही शुरू करते हैं, डिमांड से ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से हम यहाँ शुरू करते हैं। डिमांड बोलो या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारी है फर्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा पेन को हल्का करते हैं क्योंकि ऐसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। फर्स्ट टॉपिक है डिमांड एंड डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होता है ये डिमांड का मतलब समझते हो, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड होने का क्या सेंस है, कि मतलब उसको लोग खरीदना चाह रहे हैं। अगर वो तुम्हारे डिमांड में है, अगर वो मार्केट के अंदर डिमांड में है तो लोग उसको खरीदना चाहिए। डिमांड का मतलब केवल मनी नहीं होता, डिमांड का केवल मतलब विलिंग या इच्छा या डिजायर नहीं होती। डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट के अंदर डिमांड है इसकी इसलिए डिमांडिंग पे है, और डिमांड का मतलब तुम्हारा परफेक्शन नहीं होता, और डिमांड का मतलब इनोवेशन नहीं होता। इन सबको मिला देते हैं तब वो डिमांड बनता है। जैसे मान लो अगर ये पेन, जो कि तुम्हारा एक तरह से स्क्रीन पेन है, लाइट पेन की तरह काम कर सकता है, ये तुम्हारे बोर्ड में भी चल सकता है। इसको अगर ये मार्केट में इसकी डिमांड है इसकी, ठीक, अगर डिमांड है इसकी तो तुरंत तुम नहीं खरीद पाओगे इसको, क्योंकि इसके लिए तुम्हें इसको लेने के लिए डिजायर होना चाहिए, और दूसरा चीज इसका डिमांड खुद है, परफेक्शन इसका खुद है, और ये थोड़ा इनोवेशन वाली चीजें, कुछ नई चीजें बना रही है ये। और 5वां इनकम या मनी होना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, केवल मनी और इनकम नहीं है तो तुम इसको नहीं खरीद पाओगे। तो क्या ये पेन तुम्हारे लिए डिमांड बनेगी? नहीं बनेगी।
तो डिमांड या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कोई तभी बनता है जब 5 चीजों का रिलेशन बनता है। वो 5 कौन कौन सी चीजें हैं देखो। पहला, नीड होना चाहिए। दूसरा, सीजन, सीजन या उसकी एक तरह से बोल सकते हो डिमांड होनी चाहिए उस चीज की जो तुम्हें लेना है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की। और तीसरा, ट्रेंड एंड इनकम होनी चाहिए। फोर्थ, एबल टू बाई एट पार्टिकुलर प्राइस। क्या समझे इससे? डिमांड का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है डिमांड का मतलब। डिमांड का मतलब जो चीजें तुम्हारी जरूरत की हो, अगर वो नीड की है तभी डिमांड कहलाएगी। सीजनेबल है, मार्केट के अंदर बहुत तेज चल रही है तब डिमांड कहलाएगी। बहुत ही ट्रेंडिंग में है और तुम्हारे इनकम के अंदर है तब डिमांड कहलाएगी। एबल टू बाई हो एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उस प्राइस में, तब ये डिमांड कहलाएगी तुम्हारे लिए। जिनके पास मनी है उनके लिए तो हर चीज डिमांडेबल है, मतलब कुछ भी, कोई भी नया चीज आई खर्च उठा लेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है, मनी नहीं है, तो उसके लिए कोई चीज डिमांड कब बनेगी? अगर ऊपर देखो, किसी पास मनी नहीं है, मान लो ये पेन है 1000 रुपीज, किसी पास 500 रुपीज है, लेकिन तो 500 रुपीज है, लेकिन ऊपर क्राइटेरिया इस पे लगेंगे, उसको इसकी जरूरत होगी। पैसा इसके पास, मान लो ये पेन तुम्हारी कितने, किसी एग्जांपल यहाँ सेट कर रहा हूँ, पेन तुम्हारी है 1000 रुपीज की और तुम्हारे पास मात्र 500 है, ठीक। लेकिन तुमको लिखने के लिए इसकी नीड है, मार्केट के अंदर इसकी डिमांड है पेन की, मार्केट में इसका ट्रेंड चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास यही नहीं है। क्या नहीं है? तो मैं यहाँ पे गोला लगा रहा हूं, नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा। मार्केट के अंदर देखो, मार्केट में जैसे ये पेन है, ये पेन कितने की है? 1000 रुपीज की। पेन कितने की है? 1000 रुपीज की। तुम्हारे पास कितना? 500। तो तुमको नीड इसकी है, जिस पर रेट चला रहा हूँ उसको देखो, तुम्हारे पास इसकी डिमांड है, मार्केट में इसकी डिमांड है, चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड है, ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंड पे चल रहा है ये। लेकिन तुम्हारे पास मेन यही नहीं है, जिस पे एक सर्कल कर रहा हूँ, मेन तुम्हारे पास इनकम ही नहीं है, तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर प्राइस की वैल्यू नहीं है, तुम इसीलिए तुम नॉट एबल टू बाई, तुम इसको खरीद नहीं सकते। तो ये जो चीज है पेन, जिसको तुम खरीदना चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? अनडिमांडेड हो जाएगी, वो तब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगी। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हम पर्टिकुलर किसी जरूरत, सीजन, ट्रेंड, इनकम या पर्टिकुलर प्राइस, इन सबको एक एक इंडिविजुअल को नहीं बोलेंगे। डिमांड हम किसी प्रोडक्ट का किसको बोलेंगे? जब इन सभी का नीड, डिमांड, ट्रेंडिंग, इनकम और एबल टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उस प्राइस में तुम उसको खरीद सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो इन सबको जब मिला दोगे तब वो चीज तुम्हारे लिए बनेगी क्या? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बनेगी, तब वो तुम्हारे लिए चीज वो डिमांडेबल बनेगी। समझ में आया? ठीक, तो ये हमारा पहला डिमांड हो गया। इसके बाद डिमांड में ही या एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो इसमें, तुम ऐड कर सकते हो कि तुम्हारे पास उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर होना चाहिए। परचेजिंग पावर एक ऐसी पावर होती है, वो शो करती है कि कैसे एक स्मॉल यूनिट ऑफ करेंसी में कैसे हम थिंग्स को बाई करते हैं, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल यूनिट करेंसी टू बाई एनीथिंग। क्या वैल्यू है कि एक स्मॉल यूनिट करेंसी की चीजों को खरीदने के लिए, 1 रुपए में बस तुमको टॉफी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो 1 रुपए की तुम्हारे पास जनरली क्या वैल्यू बन रही है? उसका परचेसिंग पावर क्या है? 1 रुपए का टॉफी खरीदने के केवल। अगर मैं बोलूँ 1000 रुपए की परचेसिंग पावर क्या है? बहुत कुछ खरीद सकता है, तुम्हारा ये पेन खरीद सकता है। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास 20 रुपीज है, 20 रुपीज की परचेसिंग पावर क्या है? वो बिस्किट खरीद सकता है, बुक्स खरीद सकता है, कॉफी खरीद सकता है। तो 20 रुपए की क्या है? परचेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा है। 1 रुपीज की परचेसिंग पावर थोड़ी कम है, वो टॉफी ही खरीद सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो परचेसिंग पावर भी तुम्हारा इसके अंदर इफेक्ट करता है डिमांड के अंदर। तुम्हारा डिमांड है लेकिन तुम्हारे पास परचेसिंग पावर है, इसी को हम और में बोल सकते हो इनकम ही बोलते हैं इसको, इनकम बोल दो या मनी, कि तुम्हारे पास यही नहीं है, ठीक है। यही नहीं रहेगा तुम्हारे, तो वो चीज तुम्हारे लिए डिमांड ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अगर तुम्हारे पास है यही मेन तीसरा पॉइंट, परचेसिंग पावर या मनी,
तो वो चीज तुम्हारे लिए डिमांडेबल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया गया था कि व्हाट इज परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है। परचेजिंग पावर क्या होता है, पावर, पेन चेंज कर लेता हूं, पावर power define that what you can buy in a particular 1 unit of करेंसी। तुम पावर, ये परचेजिंग पावर एक ऐसी पावर जो डिफाइन करती है क्या कि व्हाट यू कैन बाई इन अ पार्टिकुलर 1 यूनिट करेंसी। तुम क्या क्या चीजें खरीद सकते हो एक पार्टिकुलर 1 यूनिट करेंसी, वही परचेजिंग पावर है। वो 1 यूनिट करेंसी तुम्हारा 1 भी हो सकता है, जनरली तुम्हारी रुपीज में कुछ, मतलब तुम्हारा जनरली मनी ही हो सकता है। इसको तुम समझना है और कुछ समझ रेट करना। 1 यूनिट का मतलब तुम ये रीड कर ली भैया एक रुपया बस बात हो रही है यहाँ पे, नहीं, ये 1 यूनिट का मतलब समझो ये मनी है, करेंसी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि तुम्हारे पास अगर ये है तब तुम चीजों को खरीद पाओगे, नहीं तो नहीं खरीद पाओगे। परचेजिंग पावर क्या है, जनरली तुम इससे मनी से रिलेट कर लो इसको। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा लॉ आता है। लॉ क्या है वो देखो, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले बस इतना इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। क्वांटिटी और डिमांड ऑफ गुड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर तुम्हारे मार्केट में क्वांटिटी किसी चीज की बढ़ गई, किसी गुड्स या प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो उसकी प्राइस घटना ही घटना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर ये बढ़ेगा, ये सर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये घट जाएगा। समझ गए, ये लॉ ऑफ डिमांड यही है। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना होगा बता देना, इफ quantity get increases then price of that goods get decreases, called law of डिमांड। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब जैसे अगर तुम्हारे मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय सीजन चल रहा है मैंगो का, जैसे मान लो तुम्हारा कई प्रकार के आम होते हैं, लंगड़ा आम होता है, 4 पैर वाला आम होता है, 6 पैर वाला आम होता है, तो उसमें कई पैर वाले आम होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे पैर वाले आम होते हैं। तो अगर उनकी हम डिमांड की बात करें तो इस समय इनका डिमांड बहुत तेज चल रहा है, मतलब एकदम डिमांडेबल है, डिमांड चल रहा है इनका। तो इनकी अगर तुम्हें मार्केट में अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, मार्केट में इनकी अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो इनका प्राइस ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगर मान लो मार्केट में तुम्हें जहां तुम जा रहे हो देख रहे हो वहां तुमको वही चीज सेम चीज मिल रहा है, जहां तुम जा रहे हो वही तुमको दिखने को मिल रहा है, तो क्या है तुम्हारा, तो उसकी प्राइस घट जाएगी। मान लो तुम मार्केट में से घूमते घूमते चले गए और तुमको वहां पे मैंगो ही देखने को मिल रहा है, आम ही आम देखने को मिल रहा है, तो जनरली तुम किसी के पास जाओगे वहां पे लेने के लिए तो उसका प्राइस कम ही होगा। मान लो बगल वाला नहीं देगा तो उसके बगल वाला देगा, कम में देगा। समझ रहे हो। और दूसरा, अगर मान लो वही उसकी डिमांड कम हो, उसकी वैल्यू अगर कम हो जाए, वैल्यू कम हो जाए तो मतलब जैसे मान लो आम का सीजन खत्म हो जाए, बहुत कम आम बचे हो, तब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि तो कम बचा है, मिनिमम है। तुम लेने जाओ, बोलेगा 1000 रुपया का एक आम देंगे, लेना तो लो, मत हो जाओ, तुमको लेना पड़ जाएगा। अगर तुमको खरीदना तो लो, नहीं खरीदना तो मत लो। समझ में क्या होता है क्वालिटी और क्वांटिटी और डिमांड में और प्राइस में डिफरेंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है
क्वांटिटी या डिमांड ऑफ दैट गुड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घटेगी, क्वांटिटी घटेगी, इसको बढ़ाओगे तो वो घट जाएगा। ये तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, उसी से रिलेटेड है। तब तक अगर आपको इसको लिखना है लॉ ऑफ डिमांड को तो लिख सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप तब तक लिखते रहिए वो टॉपिक लिख सकते हैं आप। शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड मैंने बता दिया आपको क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी या डिमांड ऑफ दैट्स गुड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। प्राइस बढ़ाओगे वो घटेगा, उसको बढ़ाओगे तो घटेगा, इनवर्सली होता है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी टॉपिक और आती है जिसे बोलते हैं हम, बहुत मस्त नाम है उसका, उसका नाम है, सॉरी, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। इसको पहले तो मैं एक बॉक्स से समझाता हूं, उसके बाद बताता हूं क्या है। ये टॉपिक है तुम्हारा टॉपिक, ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, ठीक, ध्यान रखना। बॉक्स दिख रहा है तो मैं यहाँ पे से साइड में हो जा रहा हूँ। बॉक्स तुमको दिख रहा है। अगर मैंने बोला कि देखो अब यहाँ पे मैंने प्राइस लगा दी 150 की, 150 मतलब समझते हो, हिंदी में 150, इंग्लिश में 150। अगर मैं बोलूं कि मैंगो तुमको कहीं 150 मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, ठीक, तो अगर तुम चले जाओ दिल्ली, अगर तुम दिल्ली चले गए और तुम कोलकाता चले गए, तुम दिल्ली चले जाओ, कोलकाता चले जाओ और तुम चेन्नई चले जाओ, तुम अलग अलग जगह क्या खरीदने जा रहे हो, मैंगो खरीदने जा रहे हो, आम खरीदने जा रहे हो, और वहां पे तुमको 150 रुपया पर केजी आम मिलता है। मतलब तुमने अपने जगह देखा कि हाँ, अपने रूरल एरिया में तुमने देख लिया कि भैया हमारे यहाँ 150 रुपया पर केजी मिल रहा है। अब तुम दिल्ली में गए, दिल्ली में तो वहां पे गए तो वहां 2 किलो मिल जा रहा है इतने में। कोलकाता में गए, भाई साहब यहाँ 5 किलो मिल जा रहा है। चेन्नई में यहाँ 15 किलो मिल जा रहा है। वाह 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 वाह, देख लो क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। अब तुम उसी मैंगो को, या कुछ तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट है जो 100 रुपीज का है या 100 रुपीज पर केजी है, वही मैंगो ही ले लो, कोई अलग प्रकार का मैंगो है, ठीक है, ये कोई डिफरेंट मैंगो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिफर मैंगो। मैंगो में भी कई प्रकार के होते हैं, लंगड़ा वाला आम होता है और 4 पैर वाला, 6 पैर वाला भी आम होता है, अलग अलग वैरायटी आती है ना, ठीक है। अगर तुम मान लो उसको डिफर कोई मैंगो अलग वैरायटी लेने गए तो दिल्ली में मान लो तुम नॉर्मल अपने यहाँ जो देखिए वो तुम्हें मिल रहा है, मान लो 100 रुपया पर केजी मिल रहा है, 1 किलो तुमको 100 रुपया का मिल रहा है। अब तुम दिल्ली में चले गए, वहां पे 4 किलो मिल जा रहा है इतने में। तुम यहाँ कोलकाता चले गए, तुमको मान लो यहाँ पे 10 केजी मिल जा रहा है, और चेन्नई में तुमको 2 केजी मिल जा रहा है। ये हाल है, ठीक। तो ये आपका एक बेस बता दिया मैंने। अब समझो क्या है इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट का सिंगल फिक्स रेट के हिसाब से कितने डिमांड है। जैसे इस पेन का अगर प्राइस 500 रुपया है, तो अगर मैं इसको दिल्ली में लेने जाऊंगा तो वहां इसका कितना प्राइस होगा। इसी पेन को मैं अगर कोलकाता में लेने जाऊंगा तो वहां कितना प्राइस होगा। मतलब अगर मैं इसको 150 रुपया में एक पेन ले रहा हूँ 150 में, तो दिल्ली में हमको क्या 2 पेन मिल जा रही इतने में 150 में ही, या हो सकता है कोलकाता में 150 में 3 पेन मिल जाए, चेन्नई में हमको 4 मिल सकती है। तो इससे एक सिंगल प्रोडक्ट की अलग 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 क्या है, डिमांड है। तो इंडिविजुअल इस प्रोडक्ट का अलग अलग डिमांड है, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग प्राइस पे नहीं, प्राइस तो सेम है। इस इंडिविजुअल तुम्हारा जो गुड्स है या प्रोडक्ट है, इसका प्राइस सेम है, लेकिन इसका अलग अलग डिमांड है, अलग अलग प्लेस पे, कोलकाता में अलग, चेन्नई में अलग,
दिल्ली में अलग। अगर यहाँ मेरे पास 150 का मिल रहा है, एक पेन मिल रही है, तो हो सकता है चेन्नई में यही पेन 150 में 4 मिलती हो, कोलकाता में 6 मिलती हो, दिल्ली में 8 मिलती हो। तो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे तुम अपने मार्केट में जाओगे तो एक के पास जाओगे, पूछोगे आम कितने का, बोलेगा 80 रुपए किलो, फिर बाबा वाले पूछो, बोलेगा 40 रुपए किलो, हो गया डिफरेंस यही। तुम सेम उसी मैंगो को ही एक सिंगल तुम्हारा प्रोडक्ट है तो उसके अलग अलग रेट बता रहे हो, मतलब उस इंडिविजुअल का अलग अलग डिमांड लग रहा है, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में? ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऐसा डिमांड होता है, एक ऐसा फिक्स्ड, मतलब बोल सकते हो डिमांड होता है जिसमें एक पर्टिकुलर चीजें, एक पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट का फिक्स प्राइस पे उसके अलग अलग डिमांड्स देखे जाते हैं, अलग अलग स्टेट पे या अलग अलग जगह के वेरिएशन के हिसाब से। ठीक, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर तुम डिफिनेशन देखना चाहते हो कि इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या है, तो वो भी देख लो क्या है। मैं यहाँ पे झुक जा रहा हूँ, समझो क्या है इंडिविजुअल। अगर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट का तुम डिफिनेशन देखना चाह रहे हो तो देख लो क्या है। बाई इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हाँ ये भी ध्यान रख सकते हो, सेम रेट भी बोल सकते हो। मैं सेम ही रेट का एग्जांपल सेट करके बताया हूँ कि डिफरेंट रेट भी हो सकता है। एट डिफरेंट रेट या प्राइजेस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट called इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। इसमें जो अदर फैक्टर मैं बोला हूं ना, अदर फैक्टर का ये मतलब क्या है, जिसको मैं कांस्टेंट करने के लिए बोल रहा हूं, वो तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हारा कलर है। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा मीठा मिलता हो, वहां खट्टा मिल जाता हो, तो उसके लिए बोल रहा हूँ। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। हो सकता है इसका कुछ प्राइस दिल्ली में अलग हो, चेन्नई में अलग हो, कोलकाता में अलग हो, उतने ही प्राइस में अलग अलग वेरिएशन को मिल रहे हो। तो सिंपल सिंपल छोटा सा मतलब है कि इसका अलग अलग डिमांड हो सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट लग सकता है। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहीं पे थोड़ा सा और समझा देता हूं तुमको कि बताओ मार्केट डिमांड किसे बोलते हैं। यही बता देता हूं, आगे आएगा तुम्हारे मार्केट डिमांड। अभी मार्केट डिमांड जनरली क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट का फिक्स प्राइस पे तुमने अलग अलग वेरिएशन देखा कि 150 रुपए में चेन्नई में 4 पेन मिल रही है, कोलकाता में 8 मिल जा रही है, दिल्ली में 9 मिल जा रही है। वही 150 रुपए वाली पेन जो तुम्हारे घर पे एक मिल रही है 150 में, लेकिन चेन्नई में 8, कोलकाता में 6 और दिल्ली में 12 ऐसे मिल रही है। जब इन्हीं चीजों को हम जो जितना वेरिएशन इसका मिल रहा है उतना ही प्राइस में, जब इसको सबको जोड़ देंगे तो उसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। मतलब इस पेन की मार्केट डिमांड क्या है, 8 भी है, 6 भी है, 12 भी है, उसी फिक्स प्राइस में, उसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, सम ऑफ द ऑल वेरिएशंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। उस जो आपका जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सभी वेरिएशन को हम जोड़ देंगे। वेरिएशन का मतलब उसका जो जो वेरिएशन है कि दिल्ली में अलग, चेन्नई में अलग, कोलकाता में अलग, इतना इतना मिल रहा है, उन सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, मार्केट डिमांड। जैसे यहाँ पर 2 kg है, यहाँ 5 kg है, या 15 है, सबको जोड़ के बताओ कितना होगा। चलो चलो कमेंट करके बताओ। 5 2 7, 7 5 12, 22 हो गया। तो ये तुम्हारा 22 आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा मार्केट डिमांड। इसको तुमने जोड़ा, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, तो तुम्हारा टोटल सम कितना आ गया, 22। यही तुम्हारा 22 तुम्हारा क्या है, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल सम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट अ फिक्स प्राइस। उस फिक्स प्राइस पे 150 रुपए में जो अलग अलग वेरिएशंस को देखने को मिल रहे हैं, जितनी क्वांटिटी मिल रही है सबको जोड़ दो, मार्केट डिमांड। नीचे देखो 10 4 14 15 16, ये तुम्हारा 16 आ गया, मार्केट डिमांड खत्म। ठीक, अब आते हैं मार्केट डिमांड को ही समझा देते हैं। अब जो हमारी अगली टॉपिक है वो मार्केट डिमांड से ही रिलेटेड है। शुरू करते हैं। इसमें देखो कलर हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, तुम्हारा इनकम हो सकता है और प्राइस हो सकता है।
मान लो इसको 9 भी लोगे तो चलेगा, ये तीनों वेरिएशन। एक तुम्हारे एनसीईआरटी में बनाया होगा वो डिमांड ग्राफ। डिमांड ग्राफ क्या था, देखो यहाँ पे मैंगो कितना केजी मिल रहा है और उसका प्राइस से कंपैरिजन है कि मान लो अगर हमने 2 केजी मैंगो लिया तो उसका प्राइस कितना आ रहा है, मान लो 80 आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे, ठीक। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से रुको मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला डिस्कस करने। शायद मान लो अगर तुमसे मास्टर पूछ लिया तो क्या करोगे, इसे ग्राफ से तो नहीं आना चाहिए, यहाँ से जनरली डिफिनेशन खेलेंगे तुमसे। यहाँ तो बताओ मार्केट डिमांड क्या होता है, अच्छा बताओ इंडिविजुअल डिमांड क्या है, अच्छा बताओ तुम मुझे डिमांड क्या होता है, अच्छा बताओ तुम सप्लाई क्या होती है। ये क्वेश्चन ही खेलेंगे काफी तुमसे, और कुछ इसमें इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पूछेंगे। जैसे मैं प्राइस में सेट कर देता हूँ 180 रुपया, 180 रुपीज में मान लेते हैं कि इसको मिला 2 केजी, ठीक। फिर हम 60 पे आए, तो 60 पे इसको मिला कितना, 4 केजी। फिर हम 30 पे आ गए, 30 पे इसको मिला 5 केजी या मान लो 8 केजी। तो ऐसे जो मैं डाउन कर रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं क्या, डिमांड ऑफ कर्व। खत्म। डिमांड ऑफ कर्व का मतलब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि तुम्हारी जो प्राइस है वो घट रही है और तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ रही है। भाई साहब तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ हो गया यहाँ से। ये कर्व तुम्हारा डाउन होते हुए क्या बता रहा है, जनरली तुम्हारा बता रहा है क्या, लॉ ऑफ डिमांड ही तो बता रहा है। अभी जो मैं तुमको बताया हूँ, लॉ ऑफ डिमांड ये है कि प्राइस तुम बढ़ाओगे क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी, क्वांटिटी बढ़ाओ प्राइस घट जाएगा, क्वांटिटी बढ़ाओ प्राइस घट जाएगा, प्राइस बढ़ाओ क्वांटिटी घटेगा। वही तो बता रहा है डिमांड ऑफ ग्राफ। देखो प्राइस तुम्हारी घटती चली जा रही है लेकिन क्वांटिटी तुम्हारी बढ़ती चली जा रही है। अभी 30 रुपए में 8 केजी मिल जा रहा था, वैसे 180 रुपए में 2 ही केजी मिल रहा है। प्रूफ हो गया तुम्हारा डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तुम्हारा, देख रहे हो। ये तुम्हारा ग्राफ था। आगे चलते हैं, ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है। अब तुमको मैं मार्केट डिमांड बता दूं, मार्केट डिमांड उससे बता दिया ना, वही मार्केट डिमांड क्या था बताते तो यार, ऊपर ही बता दिया, छोटा सा तो है, छोटा सा टॉपिक है यार। मार्केट डिमांड क्या होता है, टोटल सम ऑफ अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ, मान लो मैंगो ही कंपेयर किया तो मैंगो लिख देता हूं, मान लो हमने मैंगो ही कंसिडर किया है तो जाओ थोड़ा सा, तो मैंगो ही कंसिडर कर लेता हूं, या मैंगो या तुम गुड्स मान लो, मैंगो और गुड्स डिमांडेड बाई all potential buyer at different prices called market demand। तो जितने इसको खरीदने वाले हैं पेन, उनका अलग अलग रेट है और उनकी अलग अलग क्वांटिटी है, उनको जोड़ दो, तुम्हारा मार्केट डिमांड तुम्हारे सामने। मार्केट डिमांड क्या है, एक फिक्स प्राइस पे इसकी प्राइस फिक्स थी, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग प्राइस है, अलग अलग इसी क्वांटिटी, जब उसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा मार्केट डिमांड उसको बना देता है। व्हाट इज मार्केट डिमांड, वही इंडिविजुअल प्राइस का तुम्हारा अलग अलग वेरिएशन का सम को रिप्रेजेंट करता है मार्केट डिमांड, ठीक। तो मार्केट डिमांड अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, छोटा सा टॉपिक था, मैं यहाँ साइड जा रहा हूँ। मार्केट डिमांड आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज मार्केट डिमांड मैंने लिख दिया है, मार्केट डिमांड क्या है आप देख सकते हैं मार्केट डिमांड के हिसाब से। चालू करें, मार्केट डिमांड हो गया होगा। अब हम आते हैं रिलेटेड गुड्स, ये भी तुम्हारा एक टॉपिक है, उसमें रिलेटेड गुड्स करके दिया गया है। व्हाट इज रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या होता है,
रिलेटेड गुड्स का मतलब ऐसा है कुछ रिलेशन बना रहा है, तो उसी से रिलेशन ही बना रहा है, ये सिंपल समझो क्या। रिलेटेड गुड्स का पहले मैं यहाँ डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है। रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, गुड्स, प्रोडक्ट, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वन directly affected by the demand of other called the related goods। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा रिलेटेड गुड्स, क्या लिखा है रिलेटेड गुड्स में, दिख रहा है तुमको, ये लिखा है मैंने गुड्स प्रोडक्ट, गुड्स का प्रोडक्ट, गुड्स की प्राइस और गुड्स की तुम्हारी अवेलेबिलिटी, तीनों अलग अलग है। गुड्स का प्रोडक्ट, गुड्स की प्राइस, गुड्स की अवेलेबिलिटी, सब एक अवेलेबिलिटी ऑफ वन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिमांड ऑफ अदर। मतलब किसी एक चीज के रेट बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है या दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। जैसे इसका एग्जांपल समझ में आएगा, जैसे मान लो चाय और कॉफी दो चीजें हैं, मान लो तुम मार्केट चाय और कॉफी पीने गए, ठीक, चाय की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गई, मान लो तुम चाय नहीं पीओगे कॉफी प्रेफर करोगे, तो चाय के आने की वजह से, चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे का डिमांड अफेक्ट हो गया, दूसरे का डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन यहाँ पे इसका कॉफी का डिमांड ना बढ़ेगा क्योंकि चाय की प्राइस ज्यादा हो गई है, तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। तो तुम्हारा रिलेटेड गुड्स कौन सा हो गया, कौन सा ऐसा गुड्स था जिसकी वजह से, जिसके अंदर चेंज होने की वजह से तुम्हारा अगले वाले का डिमांड बढ़ने और घटने लगा, तो उसे बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। तो तुम्हारा जो टी है, चाय है, उसे वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिलेटेड गुड्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे कॉफी की डिमांड बढ़ गई, या टी तुम्हारा रिप्लेस हो गया कॉफी में, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई या इसकी प्राइस बढ़ गई, तो इसको लोग नहीं पी रहे हैं, ज्यादा पैसा देना पड़ जा रहा है, लोग कॉफी पी रहे हैं। तो टी के प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड में वेरिएशन आ गया, कॉफी का डिमांड बढ़ गया, तो तुम्हारा रिलेटेड गुड्स कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि टी की वजह से इसके अंदर चेंजमेंट आया, तब जाके कॉफी का डिमांड बढ़ा। तो रिलेटेड गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो जिसके प्राइस या क्वांटिटी को इंक्रीज करने की वजह से अगल बगल वाले जो तुम्हारे गुड्स या प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, उनकी डिमांड घट जाए या बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है कि अगले वाले का बढ़ घट रहा है, उसे हम रिलेटेड गुड्स बोल रहे हैं। जिसमें टी और कॉफी में तुम्हारा टी क्या था, रिलेटेड गुड्स था। रिलेटेड गुड्स तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो प्रकार के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों में चीजें देखो क्या क्या अलग। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सेम वही तुम्हारा गुड्स और प्रोडक्ट रिप्लेस ईच अदर, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। जैसे चाय ने कॉफी को रिप्लेस, कॉफी ने चाय को रिप्लेस कर दिया चाय की प्राइस बढ़ने की वजह से। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे का, अदर का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। अगर ए की प्राइस बढ़ी तो बी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ये इसका डिमांड घटेगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो ऐसे गुड्स which are utilized by us called complementary goods। ऐसे गुड्स जो हमारे द्वारा हमेशा यूटिलाइज किए जा रहे हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल देंगे।
जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इसमें स्मार्टफोन आ जाएगा, स्मार्टफोन नहीं स्मार्टफोन बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये बहुत लोग क्या करते हैं कि स्मार्टफोन स्मार्टफोन करते हैं, स्मार्टफोन को स्मार्टफोन स्मार्टफोन बोल देते हैं, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करता है, वो बात अलग है। ईयरफोन है तुम्हारा, कार है, पेट्रोल है, ठीक है, ये सब हमारे डेली यूजेस हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, हमारे डेली यूजेस की चीजें आ जाएंगी। उसमें क्या होगा, हमारी अगर ये डेली यूज में है, तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अफेक्ट हो सकती है बाय ह्यूमन, क्योंकि हम यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है, अवेलेबिलिटी है, उसको इफेक्ट हम कर सकते हैं। अगर हम यूज ना करें तो अपने आप घटती चली जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तुम्हारा गायब भी हो सकता है, खत्म हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे जनरली हमारे यूज के लिए आते हैं, स्मार्टफोन, कार, पेट्रोल, पेट्रोलियम जितने भी होते हैं, कोल भी होता है तुम्हारा, वो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, वाटर है हमारा। तो ये सब तुम्हारे क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारे जो सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अगर एक ही प्राइस बढ़ गई तो दूसरे का डिमांड में इंटरफेयर करने लगेगा। लोग क्या प्रेफर करेंगे, अरे भाई साहब चाय बहुत महंगी होगी, चलो कॉफी पी लेते हैं। तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन टी, टी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो तुम्हारा रिलेटेड या सब्स्टिट्यूटेड गुड्स कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉफी का डिमांड बढ़ गया। कॉफी का डिमांड बढ़ा तुम्हारे टी की वजह से, टी की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड गुड्स कौन हो जाएगा, टी और कॉफी में टी हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स समझ गए और तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब दोनों गुड्स समझ गए क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम जनरली यूटिलाइज करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। जिसका डिमांड बढ़ता है, जिसकी सारी डिमांड है, जिसकी प्राइस बढ़ती है वो दूसरे का डिमांड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, जनरली वो बढ़ाता ही है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। जैसे इसमें कॉफी टी को रिप्लेस कर दी, कॉफी पी ले, सब लोग पी रहे हैं, टी नहीं पी रहे, टी की प्राइस बढ़ गई, तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा आपकी एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया गया है, सीजनैलिटी क्या होती। सीजनैलिटी का मतलब कुछ और नहीं होता। सीजनैलिटी का मतलब होता है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट सीजन। उस सीजन में उस प्रोडक्ट की कौन सी, किस प्रोडक्ट की जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, वो सीजनैलिटी के हिसाब से उसकी उस एरिया का वो सीजनेबल फ्रूट होता है, या तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अगर उसकी डिमांड तगड़ी है तब तो कैसा कहलाता है, वो तुम्हारा सीजनैलिटी कहलाता है। सीजनैलिटी कौन सा ऐसा गुड्स होते हैं जिनका डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट उस सीजन में इंक्रीज किया हो। जैसे मान लो इसमें मैंगो का चल रहा है, बनाना का चल रहा है सीजन, तो इसमें क्या है, इनकी डिमांड इंक्रीज है। तो बनाना, इसमें किसका सीजन चल रहा है, किसकी सीजनलिटी चल रही है, मैंगो और बनाना की, जिसका डिमांड मार्केट में तुम्हारा क्या है, बहुत ही हाई है। ठीक, अब हम आ जाते हैं तुम्हारे दूसरे पार्ट पे, सप्लाई। हमारा डिमांड, अब तुम्हारा डिमांड तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब आता है सप्लाई। सप्लाई क्या है, सप्लाई भी तुम्हारा उसी डिमांड से रिलेटेड है। क्या है भैया, at a particular time how much you can buy या offer
गुड्स और प्रोडक्ट्स गुड्स एंड प्रोडक्ट, क्या मैंने बोला कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में हाउ मच यू कैन बाई और ऑफर गुड्स एंड प्रोडक्ट, तुम एक पर्टिकुलर टाइम में कितने सामान को या कितने गुड्स को तुम मंगा सकते हो या बेच सकते हो या रख सकते हो, सप्लाई करवा सकते हो अपने यहाँ, उसी को बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई और कुछ चीज नहीं होता। सप्लाई इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस या एक ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, या तो गुड्स या तो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई मटेरियल हो सकता है जिसको हम अपने यहाँ मंगाते हैं, बाई करते हैं या सेल करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में एक इंडिविजुअल कितना चीजों को मंगा लेता है या बेच सकता है या रख सकता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सप्लाई। क्या बोल देते हैं हम, सप्लाई बोल देते हैं। जैसे अब वहां पे क्या था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली थे, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्राइस के और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट के, खत्म। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। सप्लाई बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ता है तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल में तुम देख सकते हो, मान लो तुमने गेहूं की खेती की और तुम अपना गेहूं बेच रहे हो, तो गेहूं की तुम्हारी सप्लाई तो इंक्रीज हो गई, तुमने ज्यादा लगा दिया, गेहूं तुम्हारा ज्यादा हो गया है, सप्लाई इंक्रीज किया तुमने और तुमने इसका प्राइस बढ़ा दिया, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तुमने सप्लाई घटाई, कम मान लो इंसेक्ट लग गए, नहीं हो पाया, तो प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म। उसमें जैसे मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक छोटी सी चीज की, एक पर्टिकुलर चीज की अलग अलग जगह पे अलग अलग डिमांड। उसी तरह एक पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोडक्ट की, एक तुम्हारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और गुड्स की तुम्हारे सेलर ऑफर एट डिफरेंट प्राइसेस पे कितने हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स का सेलर ऑफर, या समझ सकते, इसको ऐसे बोल सकते हैं बाई ऑफर एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे कितना है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब मान लो ये पेन है, इसको कितने लोग सेलर ऑफर की तरह यूज कर रहे हैं, बेचने की तरह यूज कर रहे हैं, ताकि ले रहे हैं, सप्लाई करा के बेच दे रहे हैं। कितने लोग उसको बाई करने मतलब खुद खरीद के रखना चाहते हैं, बाई ऑफर में आ रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पे कितने लोग रख के बेच ले रहे हैं, कितने लोग अपने पास ही रख रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक फिक्स प्राइस पे, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। उस एक ही चीज की, उसमें इंडिविजुअल डिमांड था, तो इसमें क्या गया, इंडिविजुअल सप्लाई आ गया। डिमांड में क्या था, उसके अलग अलग रेट लग रहे थे अलग अलग जगह पे, सप्लाई में क्या लोग मंगा रहे हैं या तो बेच रहे हैं। हमने दूसरा बता दिया आपको मार्केट डिमांड, यहाँ पे मार्केट सप्लाई हो जाएगा। अब उस इंडिविजुअल की जो इस पेन की अलग अलग जगह पे जो वैल्यू होगी उन सबको जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगा। यहाँ पे भी उन सबको जोड़ दोगे तो मार्केट सप्लाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा तुम्हारा। लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम फटाफट इसको कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई ये 50 रुपीज का कोई गुड्स था, ये ए में गया बी में गया, ए में यहाँ एक ही है सेलर, मान लो इसने एक ही बेचा इतने में और इसने 2 बेच दिया, ठीक। और मान लो तीसरा सेलर है तुम्हारा सी, इसने 4 बेच दिया, तो तुम्हारा मार्केट सप्लाई कितना हो जाएगा। मार्केट सप्लाई कितना, 4 2 6 1 7, तो 7 तुम्हारा हो जाएगा मार्केट सप्लाई। ऐसा समझ सकते हो कि मान लो जो ए था ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है, क्योंकि एक आता है तुम्हारा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में समझ लो, और ये तुम्हारा आउटकम है, इसको समझ जाओगे तो हो जाएगा। मान लो तुमने डिमांड किया 50 रुपए की कोई चीज, 50 रुपए तुमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, बोला मुझे 1 दे दो डिमांड तुमने मान लो अच्छा सॉरी 4 कर दिया, इसने दिया 3, तो आउटकम कितना आएगा 7 का। आउटकम टोटल तो 7 आएगा, ये तुम्हारा आएगा मार्केट सप्लाई।
मार्केट सप्लाई तुम्हारा इतना साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको ये देखने को मिलेगा कि जो तुमने डिमांड किया था वो तो ज्यादा हो गया सप्लाई से। ठीक है, दूसरा देखो, मान लो इसने तुमने मंगाया इस बार 5 और आ गया 5, तो टोटल तुम्हारा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगी तुम्हारी मार्केट सप्लाई और तुम्हारा 10 एकदम बराबर हो गए दोनों, तो इसी को हम बोल देते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ और नहीं है, जहां पे सप्लाई और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बिकम इक्वल, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोल देते हैं उसको हम, उसी को हम बोल देते हैं तुम्हारे मार्केट इक्विलिब्रियम। कुछ हो गया ना इसमें, मार्केट इक्विलिब्रियम तो बता ही दिया। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। तो समझ गए इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, ये रहा तुम्हारा मार्केट सप्लाई क्या होता है। ठीक, सबका सम, ये मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, और कुछ बचा क्या इसमें, सेक्शन ए मैंने बता दिया, मार्केट सप्लाई बता दिया, हो गया। सप्लाई में तुम्हारा इतना ही है, बस सप्लाई को देखो लिंक कर लेना उससे, डिमांड से आराम समझ में आ जाएगा। सप्लाई देखो, लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों सबके पर प्रश्न हो जाएंगे। इंडिविजुअल सप्लाई, उसका पर्टिकुलर ट्रेंड में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट गुड्स सेलर ऑफर बाय ऑफर में पर्टिकुलर प्राइस में कहाँ कहाँ मंगाए जा रहे हैं, उसे सेम को मंगाया जा रहा है, एक ही चीज को मंगाया जा रहा है, तो इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। तुम्हारी मार्केट सप्लाई सबको जोड़ के बना दोगे, वो मार्केट सप्लाई सबको जोड़ के बनाया गया, जोड़ के बनाया गया मार्केट सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, खत्म। ये भी ध्यान रखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया कि जब ये बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ा सप्लाई से, तो तुम्हारा एक्सेसिव तुम्हारा डिमांड हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा एक्सेस डिमांड हो जाएगा। मान लो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो उसे हम बोलेंगे तुम्हारा सप्लाई एक्सेस में हो जाएगा इसमें। तो मोटा मोटा आज ये तुम्हारा पूरा ओवरऑल पार्ट हो गया है। इसमें डिमांड और सप्लाई तुम्हारे दोनों डिस्कस हो गए हैं। अब बचा है हमारा इसमें एक और वाला कि गवर्नमेंट वाला कुछ रूल्स रेगुलेशन बचे हैं, तो किसके ऊपर तुम्हारे गवर्नमेंट वाला बचा है तुम्हारा, उस पर इकोनॉमी के ऊपर। ठीक, इकोनॉमी के ऊपर तुम्हारा एक गवर्नमेंट वाला बचा है, एक पार्ट और इसका बचा हुआ तुम्हारा सबसे लास्ट वाला। कल ये लेक्चर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं द एंड। ठीक, द एंड करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि आपका चैप्टर खत्म होते मिलेगा। कल आपकी पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। आज का जो पार्ट है तो उसको मैं कल थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों पार्ट मिला देंगे एक ही में। जैसे लेक्चर फर्स्ट का मिलाया हूँ, चैप्टर फर्स्ट में अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर सेकंड देखो, कहानी खत्म। उसी तरह इसमें भी आज का लेक्चर अगर मैं एकदम नॉर्मल रखा है, एकदम स्लो स्पीड में ले गया हूँ, अगर तुमको इसको नहीं देखो तो सेकंड लेक्चर भी देख लोगे, तो इसको मैं दोनों पार्ट को एक ही में कोलैप्स कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।